नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। मैं प्रज्ञा सक्सेना आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। हमने जो लास्ट हमारा सेशन हुआ था जिसमें हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का जितना भी थ्योरेटिकल अप्रोच थे, जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे वो सब क्लियर किए थे। उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो हमारे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिन्हें हम कहते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। ये हमारा आज सेकंड क्लास होने वाली है दोस्तों। और यहाँ पे हम मिलकर तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्जाम आने वाला है। मैंने आपसे लास्ट सेशन में भी कहा था कि हम हमारे इन सेशंस में तैयारी एक हीरो की तरह करेंगे, लाइक अ प्रो। बिकॉज अगर हम तैयारी अपनी अच्छे से करेंगे, अपना शेड्यूल मेंटेन रखेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे एंड मोर ओवर कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे, देन ये नेक्स्ट टाइम पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने आरआरबी का जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसे फ्लाइंग कलर्स के संग क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, सो चलिए आते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है, विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम। एंड दोस्तों, जितने भी हम आपके सेशंस लेते हैं ये सब आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारी बैंकिंग ड्रीम्स की टीम आप सभी के लिए 24/7 अवेलेबल है। तो कोई भी क्वेरी हो, किसी प्रकार का कोई संदेह हो, कुछ आपको हमसे पूछना हो, कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो एग्जाम रिलेटेड, या हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीजों में कुछ भी है जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, देन आप हमसे रिवर्ट बैक करिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो हमारा कमेंट सेक्शन है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है बैंकिंग ड्रीम्स का, आप उस अकाउंट के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे बैंकिंग ड्रीम्स के टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रैक्टिस शीट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आते हैं आज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम है कम, कमर कस लेते हैं, देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे भी आप इस सवाल को कह सकते हैं, बिकॉज ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है मेरे दोस्तों। इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि लक्स, जिसे हम एल एक्स, स्मॉल एल स्मॉल एक्स इसका सिंबल होता है, इससे हम इसे शो करते हैं, लक्स किस भौतिक मात्रा की इकाई है, किस फिजिकल क्वांटिटी, किस फिजिकल क्वांटिटी की इकाई है। इकाई हम कहते हैं यूनिट को। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ल्यूमिनस, ल्यूमिनस तीव्रता, इल्यूमिनस जिसे हम कहते हैं प्रदीप्ति, या फिर ल्यूमिनस फ्लक्स। इन चारों के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। जिनकी यूनिट ये नहीं है उनकी यूनिट्स भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं कि लक्स किस भौतिक मात्रा की इकाई है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 3, दैट इज एल्यूमिनेशन, जिसे हम कहते हैं प्रदीप्ति, एल्यूमिनेशन। तो लक्स है भौतिक मात्रा किसकी, किस भौतिक मात्रा की इकाई है, प्रदीप्ति की। देखिए दोस्तों, लक्स जिसका प्रतीक होता है एल एक्स, हमारा जो एसआई सिस्टम है ना, मतलब जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं, इसमें रोशनी, बेसिकली इसमें रोशनी या प्रति इकाई क्षेत्र से जो भी चमकदार किरणें निकलती है ना, मतलब पर यूनिट एरिया से, प्रति इकाई क्षेत्र से जितनी चमकदार प्रवाह हो रहा है किरणों का, रोशनी का, उसे हम मापते हैं किसके थ्रू, लक्स के थ्रू, एल एक्स के थ्रू। ठीक है, और यह प्रति वर्ग मीटर एक सुमेन के बराबर है, प्रति वर्ग मीटर एक लुमेन के बराबर होता है। मतलब लक्स का, या फिर जो हमारी रोशनी निकल रही है पर यूनिट एरिया से, इसका प्रति वर्ग मीटर, पर मीटर जो इसका होता है, पर मीटर जो इसका होता है वो 1 लुमेन के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ये बात और कर लेते हैं कि जैसे यहाँ नाम आया ना, ल्यूमिनस तीव्रता या फिर ल्यूमिनस फ्लक्स, तो ऐसे ही एक टर्म आती है ल्यूमिनस ऊर्जा। तो ल्यूमिनस ऊर्जा की इकाई क्या होती है, मैं यहाँ लिखती हुई जाती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। यहाँ पे हम जितनी भी हमारी ल्यूमिनस रिलेटेड भौतिक मात्रा है, उन सभी जो फिजिकल क्वांटिटीज है सबकी यूनिट्स के बारे में बात कर लेंगे। सबकी यूनिट्स मैं आपको बता दूंगी ताकि बार बार आपको किसी प्रकार को कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हमारी ल्यूमिनस ऊर्जा की इकाई होती है ल्यूमेन सेकंड, ल्यूमेन सेकंड, जिसे हम किससे दिखाते हैं, ल्यूमेन सेकंड से। ठीक है, तो आपके पास कभी यूनिट लिखकर आ जाए तो आप समझ लेंगे किसके बारे में बात हो रही है। ये बात हो रही है ल्यूमिनस ऊर्जा के बारे में। ल्यूमेन सेकंड है जिसकी इकाई, यूनिट।
नेक्स्ट हमारे पास आता है ल्यूमिनस प्रभा, या फिर आप इसे ल्यूमिनस शक्ति भी कह सकते हैं। तो ल्यूमिनस प्रभा या ल्यूमिनस शक्ति की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है दोस्तों ल्यूमेन, ल्यूमेन, जिसे हम LM से शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है तीव्रता, जो यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ल्यूमिनस तीव्रता की इकाई क्या होगी? ल्यूमिनस तीव्रता की इकाई होती है कैंडला, जिसे आप स्मॉल CD, ठीक है, CD से शो करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ल्यूमिनेंस, ल्यूमिनेंस, इसकी इकाई क्या होती है दोस्तों? ल्यूमिनेंस की इकाई होती है कैंडला प्रति वर्ग मीटर। और ये आप एज अ सिंबल कैसे लिखेंगे? कैंडला पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और आता है, प्रदीपन की इकाई क्या होती है? प्रदीपन मतलब प्रकाशन की इकाई हमारे पास क्या होती है? लक्स। ये हमने अभी डिस्कस किया था। प्रदीप्ति, प्रदीपन की इकाई हमारे पास होती है लक्स, जिसे आप स्मॉल l स्मॉल x से सिम्बलाइज करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कि ल्यूमिनस विवरण की, ल्यूमिनस विवरण की इकाई क्या होती है? ये होती है लक्स सेकंड, ठीक है, लक्स सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी इकाइयां पढ़ ली किसकी, जो हमारी ल्यूमिनस सीरीज है उसमें जो अलग अलग भौतिक मात्राएं हैं उन सबकी जो यूनिट्स है, इकाइयां हैं, वो क्या होती हैं, हमने यहीं पे डिस्कस करी, ठीक है। आगे हमें इसको फर्दर दोबारा डिस्कस होने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या कह रहा है। ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय इकाई जब आपसे पूछा जाता है ना, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे CGS MKS कोई भी फलाना धमाका किसी की बात नहीं हो रही है। अंतरराष्ट्रीय इकाई हम कल भी बात कर चुके हैं, दैट इज आर SI यूनिट सिस्टम, ठीक है। SI यूनिट सिस्टम होता है हमारा अंतरराष्ट्रीय इकाई का सिस्टम। तो इसमें आप बता देंगे कि ऊर्जा मापने की इकाई क्या होती है? कैलोरी, जूल, वॉट या फिर किलोवाट। तो यहाँ सही जवाब है हमारा जूल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ऊर्जा होती क्या है, यहाँ पे हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, और आंसर क्यों सही है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोनों तथ्यों को जान लेते हैं। ऊर्जा होती क्या है दोस्तों? ऊर्जा एक भौतिक राशि होती है, ठीक है। ऊर्जा हमारी एक भौतिक राशि होती है जिन्हें हम किसी भी कार्य को करने की क्षमता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मतलब अगर मैं 2 लोगों के लिए खाना बना सकती हूँ, तो ये मेरे द्वारा जो कार्य करने की क्षमता है, ठीक है, मेरी कार्य करने की क्षमता क्या है कि भाई मैं जाके 2 लोगों के लिए खाना बना सकती हूँ। तो ये क्या हुई, इसमें जो एनर्जी निकल रही है ना, ये हमारी कहलाती है ऊर्जा। मतलब जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, तो किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसे हम परिभाषित करते हैं, किस नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है उसे, उसे नाम दिया गया है ऊर्जा का। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा की जो SI मात्रक है, SI यूनिट है, दैट इज जूल, ठीक है। ऊर्जा का सूत्र भी जान लेते हैं, चलिए। ऊर्जा इज इक्वल्स टू शक्ति मतलब पार इनटू समय, या फिर आप कह सकते हैं E इज इक्वल्स टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, एनर्जी, ऊर्जा। E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। अब देखिए इसमें एक टर्म और आती है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा भी दोस्तों एक ऊर्जा का ही रूप है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा भी हमारी ऊर्जा का ही एक रूप होती है, ठीक है, ऊर्जा का एक प्रकार होती है। और इसका मात्रक भी हमारा क्या होता है? जूल होता है। जब ऊर्जा है भाई तो जूल होगा ना। अगर मेरे फादर सक्सेना सरनेम लगाते हैं तो मैं भी तो सक्सेना सरनेम ही लगाऊंगी ना दोस्तों। बच्ची हो गई, नेक्स्ट जनरेशन हो गई, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे यही सेम हमारा फिनोमेना काम करता है कि विद्युत ऊर्जा का भी जो हमारा यूनिट है, इकाई है, दैट इज जूल। और बाकी इसकी इकाइयां कैलोरी वगैरह भी हैं, इसे कैलोरी में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ शक्ति के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला में शक्ति यूज की थी ना, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो शक्ति, पावर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि शक्ति भी हमारी एक भौतिक राशि होती है, जो कि प्रति इकाई समय में कार्य करने की जो दर होती है हमारी, उसे शक्ति कहते हैं। मतलब पर यूनिट, पर यूनिट टाइम में जो कार्य करने की, जो मेरी वर्क करने की कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग एबिलिटी है मेरी, जो मेरी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर है, उसे हम कहते हैं शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट, शक्ति का हमारा फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। शक्ति का फॉर्मूला हमारे पास होगा कार्य बटा समय। मतलब
वर्क अपॉन टाइम, या फिर ऊर्जा बटा समय, और ऊर्जा हम शो करते हैं एनर्जी, मतलब E अपॉन टी। ई थोड़ा निकल गया बाहर पर समझ लेंगे, कोई बात नहीं। E अपॉन टी। और बल, बल की भी बात यहाँ पे आई है तो बल भी डिस्कस कर लेते हैं। बल भी एक हमारी भौतिक राशि होती है दोस्तों, और किसी मतलब किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को धक्का अगर लगाया जाता है या फिर उसको खींचा जाता है, पुशिंग या पुलिंग का काम होता है, धक्का लगाना या खींचने का काम होता है अगर, तो इसमें धक्का लगाना या खींचने के काम को हम कहते हैं बल लगाना। मैं बल लगाऊंगी तभी धक्का दे पाऊंगी, बल लगाऊंगी तभी आपको अपनी ओर खींच पाऊंगी। ठीक है, पुश करना, पुल करना। और हमारे पास बल की जो एसआई यूनिट है, इकाई है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जानते हैं न्यूटन। ठीक है, न्यूटन के नाम से जानते हैं, जिसे हम शो करते हैं कैपिटल एन है सिंबल बल का। तो इस एक क्वेश्चन में हमने क्या क्या डिस्कस किया? यहाँ हमने डिस्कस किया दोस्तों ऊर्जा, ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का हमारा सूत्र क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, शक्ति क्या होती है, शक्ति का हमारा सूत्र क्या है, अलॉन्ग विद इट हमने बात कर ली बल, उसके सिंबल, उसकी इकाई दैट इज यूनिट के बारे में। तो एक क्वेश्चन में हम डेली बेसिस पे ऐसे ही कई सारे तथ्य कवर करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमसे, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फ्रेंड्स। हम अपना लेवल बेस्ट कर रहे हैं कोशिश, सो दैट आप तक जो हमारा बेस्ट मटेरियल है हम प्रोवाइड कर सके। ठीक है, सो आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमसे जुड़े रहें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस गाइस। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ गॉड, सच अ क्यूट बॉय, पढ़ रहा है तो पढ़ाई आपको भी करनी है। यहाँ हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाइयों बहनों, बस इतना बता दो कि ध्वनि की इकाई क्या होती है। क्या ध्वनि की इकाई हर्ट्ज है, तरंग है, तरंग संख्या, या फिर आप तरंग कह सकते हैं, डेसिबल है, या फिर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही जवाब है दोस्तों डेसिबल है। ठीक है, ध्वनि की इकाई हमारे पास क्या होती है? डेसिबल। मतलब हम ध्वनि, साउंड को हम किस यूनिट में मापते हैं, इसका मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, इकाई क्या है, दैट इज डेसिबल। ठीक है, देखिए ध्वनि क्या होती है दोस्तों? ध्वनि भी ऊर्जा का ही एक रूप है, और ध्वनि हमारी किसी भी द्रव या फिर वायु, या आप कह सकते हैं ठोस पदार्थों के माध्यम से तरंगों के रूप में यात्रा करती है। साउंड वेव्स हमने पढ़ा है ना, आगे के लेक्चर्स में हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, बट यहाँ पे इसका इतना यूज है तो हम यहीं पे अभी थोड़ा सा समेट लेते हैं खुद को और जान लेते हैं कि ध्वनि होती क्या है। तो ध्वनि भी हमारी ऊर्जा का एक रूप होती है, जो कि द्रव, वायु या फिर ठोस पदार्थों के माध्यम से तरंगों के रूप में, वेव्स के रूप में यात्रा करती है। मानिए मुझे ये एबिलिटी मिल जाए कि मैं किसी कंटेनर में से वेव्स की फॉर्म में बह सकूं, मैं पानी में वेव्स की फॉर्म में बह सकूं, तो मैं ध्वनि तो हो गई ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि की एसआई इकाई क्या होती है। ध्वनि की एसआई इकाई है दोस्तों डेसिबल, और डेसिबल का सिंबल क्या होता है? ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ डेसिबल। स्मॉल डी नहीं होता, स्मॉल डी इज द सिंबल ऑफ व्हाट? स्मॉल डी इज द सिंबल ऑफ नन अदर देन डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, साउंड के बारे में, जो हमारी ध्वनि है, साउंड वेव्स के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होता है कि हमारा जो मानव कान है, ह्यूमन ईयर है, और हमारी जो श्रवण प्रणाली बनाई गई है, मतलब हम कितना साउंड सुन सकते हैं, तो हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड वेव्स है, तक की जो साउंड है, वो हियरेबल होती है हमारे लिए, ह्यूमन ईयर के लिए। ठीक है, इस तक की जो आवृत्तियां होती हैं, इसका पता लगाया जा सकता है हमारे ह्यूमन ईयर को इस्तेमाल करके। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड वेव हम सुन सकते हैं, और एक फोन पर हम 1,000 हर्ट्ज, एक फोन पर हम 1,000 हर्ट्ज, जिसे हम कहते हैं 1 किलो हर्ट्ज पर 1 डेसिबल के बराबर होता है। मतलब एक फोन अगर आप मिलाते हैं ना, तो एक फोन से जो वेव्स निकलती हैं दैट इज अप टू 1,000 हर्ट्ज, 1 किलो 1,000 हर्ट्ज, या फिर 1 डेसिबल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ कुछ की पॉइंट्स और जान लेते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन बात करते ही है।
तो यहाँ हम बता दें आपको कि किलोग्राम, किलोग्राम किसकी यूनिट होती? केजी इज द यूनिट ऑफ, द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक है। सेकंड किसकी यूनिट होती है? समय की, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। एम्पेयर किसकी यूनिट होती है? ये देखिए, मैं ऐसे ही नहीं लिख दे रही हूँ कि मैं एम्पेयर कह रही हूँ तो मैंने ये लिख दिया। एम्पेयर का जो करेक्ट सिंबल है दैट इज कैपिटल ए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी चीज एवे ही नहीं लिखी जा रही है, तो ध्यान से देखिए, पढ़िए, सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए, एम्पेयर का हमारा सिंबल है कैपिटल ए, और एम्पेयर हमारी यूनिट होती है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी की सिंबल होती है कैपिटल ए, एम्पेयर इसकी यूनिट होती है। वोल्ट, वोल्ट होती है विद्युत प्रभावन बल, वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट। और अभी हमने पढ़ा हर्ट्ज, तो हर्ट्ज हमारी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसीज, इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को किसमें मापा जाता है मेरे दोस्तों? हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज को इस्तेमाल करके मापा जाता है। इतनी सी बात हो गई। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल, एसआई यूनिट। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ आपको, यहाँ मैंने एसआई यूनिट का यही वाला पिक्चर क्यों लिया, यही वाला पिक्चोरियल जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यही क्यों लिया? क्यों? क्योंकि इस पिक्चर से भी मैं आपको बस इतना ही समझाना चाहती हूँ, जो आपको नहीं भूलना है कि एसआई हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल होने वाला यूनिट सिस्टम है। याद आया? कल पढ़ा था हमने कि जब अलग अलग यूनिट्स बनने लगी, जैसे अलग अलग सिस्टम बनने लगे, सीजीएस निकला, एमकेएस निकला, तो भाई यूएसए में कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में 1960 में ये बताया गया कि एक ही सिस्टम फॉलो किया जाएगा, दैट इज आर एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो चलिए, अब बात आती है कि हमारी एसआई प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा की इकाई क्या है? स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के नाम से, पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। और इस स्थितिज ऊर्जा की हमारे पास इकाई क्या होती है? वेदर इट इज न्यूटन, जूल, वॉट, मीटर प्रति सेकेंड। तो देखते हैं, यहाँ सही जवाब है हमारा जूल, ठीक है। तो एसआई प्रणाली में अगर आप देखें, एसआई यूनिट सिस्टम अगर आप फॉलो करेंगे, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है? दैट इज जूल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, किसी भी, कोई भी वस्तु है आपके पास, है ना, और मतलब किसी भी वस्तु में जो उसकी अवस्था है, मतलब वो वस्तु जिस जगह पर है, जिस पोजीशन पर है, जिस स्थिति में है ना, उसके कारण उसमें जितनी भी संग्रहित हो गई है ऊर्जा, जितनी भी एनर्जी उसमें कंबाइंड हो गई है, संग्रहित हो गई है, उसी ऊर्जा को हम किस नाम से जानते हैं? उस ऊर्जा को हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के नाम से। यूनिट जानने से पहले किसकी यूनिट के बारे में बात हो रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है ना प्यारे दोस्तों। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। अगर मैं ऐसे बैठी हुई आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरे बैठने से, मेरे बोलने से, मेरे पढ़ाने से, मेरी बॉडी में, ठीक है, जितनी भी ऊर्जा संग्रहित हो रही है, जितनी भी ऊर्जा कंबाइन हो रही है, आके एक जगह पे मिल रही है, जुड़ रही है, उस पूरी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? उस ऊर्जा को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट हम जान चुके हैं, इट्स एसआई यूनिट इज नन अदर देन जूल, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, अगर थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म में भी समझा दूं, क्योंकि साइंटिफिक टर्म में समझना भी तो जरूरी है ना। तो स्थितिज ऊर्जा हमारी, कोई अगर पिंड है हमारे पास, तो उस पिंड द्वारा अपनी स्थिति, या फिर अपनी स्थिति, बेसिकली आप समझ सकते हैं कि अपनी स्थिति के आधार पर जो भी ऊर्जा धारण कर रहा है ना कोई भी पिंड, ठीक है, तो उस ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम पीई से शो करते हैं। पीई इज इक्वल्स टू एमजीएच। एमजीएच का क्या मतलब है? एम होता है पिंड का द्रव्यमान, जी होता है जो उसपे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और एच होता है पिंड की हाइट, दैट इज हमारा पिंड किस ऊंचाई पर रखा है। मानिए मैं टेबल पर बैठकर आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरी ऊंचाई हो जाएगी उस लेवल से, अर्थ के लेवल से लेकर टेबल तक, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी पे, मेरी हाइट पे भी डिपेंड करेगी पोटेंशियल एनर्जी। और यही से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी चूंकि
द्रव्यमान पर डिपेंड कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड कर रही है, हाइट पर डिपेंड कर रही है, तो ये क्या हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है? नहीं, ये होती है हमारी कौन सी यूनिट? दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट। क्यों? क्योंकि हर वो यूनिट जो दूसरी यूनिट्स से मिलकर एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स को इस्तेमाल करके बनाई जाती है, दैट इज आर डिराइव्ड यूनिट्स। याद आ गया? रिवीजन हो गया आपका। इसी के साथ साथ इसमें मैं आपको एक दो पॉइंट और बता देती हूँ कि और भी ऐसा ही मात्रक आपको रिवाइज करा देती हूँ। जैसे हमने भी पढ़ा था कि न्यूटन, मतलब बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन। शक्ति की ऐसा ही मात्रक क्या है? शक्ति। पार की ऐसा ही मात्रक क्या है? वॉट। ठीक है, वाट लगी नहीं, इट्स वॉट। और शक्ति की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड भी होती है, मीटर प्रति सेकंड भी होती है। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉर्स पावर के बारे में है। हॉर्स पावर के बारे में है दोस्तों। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है भाई? तो अश्व शक्ति क्या 776 वॉट के बराबर होती है? क्या 746 वॉट के बराबर होती है? 11,000 वोल्ट के बराबर होती है? यही आप गच्चा खा जाएंगे। आपसे वॉट की जगह लिख दे अगर वोल्ट, आपसे लिख दे 746 वॉट और 746 वोल्ट। अब भाई हो गई ना कथा कहानी अलग, क्योंकि ये दोनों दिख तो एक सी रही हैं लेकिन हो गई यूनिट्स अलग अलग। तो आप ध्यान से पढ़िए जो भी आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर होती है हमारी 746 वॉट के बराबर मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए पहले हम बात करते हैं कि अश्व शक्ति हॉर्स पावर होती क्या है। इसे हॉर्स पावर का नाम ही क्यों दिया गया? पहले तो मुझे इतना बता दे कोई आके। तो अगर हमारे पास कोई इंजन है ना, तो उस इंजन की जो शक्ति है उसको डिस्क्राइब करने की एक यूनिट होती है हमारे पास, इकाई होती है हमारे पास हॉर्स पावर, जिसे हम कहते हैं अश्व शक्ति। मतलब किसी भी व्यक्ति या मशीन द्वारा जो पर यूनिट टाइम पर, प्रति इकाई समय पर किए गए कार्य होते हैं, किया गया कार्य होता है, दैट इज अश्व शक्ति। मतलब अगर मैं पर यूनिट टाइम पर कोई काम कर रही हूं तो उससे उस कार्य को, उस वर्क को क्या कहा जाएगा? उस वर्क को कहा जाएगा हॉर्स पावर। ठीक है, पर यूनिट टाइम। देखिए ये एक पावर की ऐसी इकाई है ना, शक्ति की एक ऐसी इकाई है जो कि मशीन की शक्ति को घोड़े की मांसपेशियों की शक्ति से तुलना करके बताई गई है, इसीलिए इसे हॉर्स पावर नाम दे दिया गया है। किसी भी साइंटिस्ट ने ऐसे ही इसे ये नाम नहीं दे दिया गया। रीजन आपसे कभी कोई पूछ ले तो ये मत कह दीजिएगा कि अरे ऐसे ही दे दिया होगा, अच्छा लगा होगा। नहीं नहीं नहीं, किसी भी मशीन की जो शक्ति को जब घोड़े की मांसपेशियों की शक्ति से तुलना किया जाता है, तुलनात्मक फॉर्म में ही बात की जा रही है, तब हमारी निकल कर आती है अश्व शक्ति। ठीक है, उस पर्टिकुलर बॉडी की या फिर उस पर्टिकुलर मशीन की। ठीक, देखिए पहले के दिनों में इसका बहुत ज्यादा यूज होता था दोस्तों। जो हमारे भाप इंजन होते थे ना, भाप इंजन चलते थे पहले। आप थे ना? अरे भाई आप तो पूरा तत्व से आए हैं। नहीं नहीं, तो जो हमारे भाप इंजन चलते थे, उन भाप इंजन की जो शक्ति थी ना, उस शक्ति को मापने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। और इनकी तुलना जो घोड़ों की शक्ति होती थी, घोड़े की चीज को खींचने में जितनी शक्ति लगाते थे ना, उसी की बेसिस पर इनकी तुलना कर दी जाती है। देखिए दोस्तों, 1 हॉर्स पावर होती है हमारी 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड के बराबर। ये पूछा जाता है कि अगर आप फुट पाउंड प्रति सेकंड में मापे तो 1 हॉर्स पावर होती है 550 फुट पाउंड पर सेकंड के बराबर। और हमारी 1 पाउंड होता है, 1 पाउंड होता है। ये मैं बस आपको समझा रही हूँ कि ऐसा हुआ क्यों, ये यूनिट आई क्यों, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए हमने अभी लिखा था ना कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 फुट पाउंड पर सेकेंड। और 1 पाउंड होता है हमारा इतना न्यूटन। और 1 फुट हो गया हमारा
मीटर। तो 1 हॉर्स पावर हमारा घूम फिर के नाच गा के बन गया 550 822 मीटर, जिसे हम कहते हैं 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 745.69 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, या फिर 746 वाट। अप्रोक्सीमेटली बात करोगे तो 746 ही लिखोगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं मानती हूँ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते होंगे जो सर से ऊपर निकल जाते हैं, आप ही के नहीं हमारे भी निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपसे बस इतनी ही सी ही गुजारिश है कि आइए पूछिए हमसे, हम बैठे हैं, फ्री बैठे हैं भाई आपके लिए, हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 1 मिलीलीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर है। 1 मिलीलीटर इनमें से किसके बराबर है, भाई बता दो। इस बेचारे को भी नहीं पता, सर पकड़ के खड़ा है बेचारा। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शंस है 0.01 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 सेंटीमीटर, या फिर 0.01 मीटर। तो यहाँ हमारा सही जवाब है 0.1 सेंटीमीटर। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको समझाती हूँ। 1 मिलीमीटर हमें बता दिया गया 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है भाई। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए 1 मीटर होते में होते हैं 100 सेंटीमीटर, नहीं पता जान लो। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही 1 मीटर हो गया हमारा 1000 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, समझ आया। मतलब आप कह सकते हो कि अगर आपको मिलीमीटर लिखना है तो 10⁻³ मीटर आप लिख सकते हो। 1 मिलीमीटर हमारा हो गया 10⁻³ मीटर। ठीक है, मतलब 1/3 पार्ट, कितना कम हो गया है ना। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे पूछ रहा है तापमान का एसआई मात्रक क्या है। एसआई यूनिट क्या है तापमान की, टेम्परेचर की। तो यहाँ हमारे 4 ऑप्शंस है, डिग्री फ़ारेनहाइट, कैंडला, केल्विन, कैंडला, केल्विन, या फिर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो चलिए हमारे पास 4 ऑप्शंस थे जिसमें से हमारा जीत चुका है केल्विन, दैट इज हमारा थर्ड ऑप्शन। तो हमारे तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तापमान का एसआई मात्रक हमारे पास यहाँ पे दे दिया गया है केल्विन। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी के लिए। एक बार दोबारा से दिमाग में घुमा लीजिए, पीछे जो भी पढ़ा है, कुछ सेकंड दे देती हूँ, सांस ले लीजिए, फिर मैं समझाती हूँ आपको कि तापमान क्या होता है। तापमान हम सभी को पता है क्या होता है। तापमान से हम बस इतना पता लगा लेते हैं कि कोई भी वस्तु ठंडी है या गर्म है ना। मानिए गिलास गर्म हो रहा है, हम कहेंगे भैया बड़ा तेज गर्म है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है इसका। अब यहाँ पे ये कैलकुलेट हो सकता है ना, तो ये हमारी मेजरेबल क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, इसलिए इसके हमारे पास यूनिट है। अब उदाहरण के लिए कि अगर आपके पास कोई एक गिलास है जिसका तापमान, कोई ऐसी वस्तु है जिसका तापमान 20 डिग्री है ना, 20 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी वस्तु का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो आप यही तो कहेंगे ना कि इसका तापमान बढ़ा हुआ है। आप यही तो कहेंगे ना कि ये जो बी है ए से ज्यादा गर्म है, या ए ठंडी है बी के आगे। तो यही काम होता है तापमान का। और इसे मापने की जो इकाई है, जो एसआई यूनिट है हमारे पास, दैट इज केल्विन। डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं। हम सुनते रहते हैं इन्हें तो हमें लगता है बहुत यूज्ड हो जाते हैं डिग्री सेल्सियस के, क्योंकि हमें जब भी फीवर होता है तो हम इसी में तो मापते हैं ना, हमारे थर्मामीटर के यूज करके पारा इसी में चढ़ता है डिग्री सेल्सियस में। लेकिन यहाँ पे हमारा एसआई यूनिट जो रियलिटी में मापा गया है, माना गया है तापमान का, दैट इज केल्विन। ठीक है, क्लियर है इतना। अब मैं आपको एक पॉइंट और इसमें बता दूं कि केल्विन हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे आया है निकल के, किसका, तापमान का एक यूनिट की फॉर्म में। और केल्विन को हम संक्षिप्त में लिखते हैं कैपिटल के रूप में। ठीक है, कैपिटल के से शो करते हैं, कोई भी डिग्री पिग्री नहीं लगती, कोई ड्रामा नहीं है, के लिख दो, बात खत्म। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है, ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या है, मैं नहीं बता रही। कैसे नहीं बता रही, बतानी तो बैठी हूँ। तो ऊष्मा की एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, जूल, अर्ग, कैलोरी, या फिर वॉट। तो ऊष्मा की हमारे पास एसआई यूनिट है जूल। ठीक है, ऊष्मा होती क्या है, ऊष्मा को हम इंग्लिश में कहते हैं हीट। गर्मी लग रही है, गर्मी शुरू हो चुकी है, ऊष्मा हमारी होती है हीट।
ठीक है। ऊष्मा, हीट भी हमारी वेव्स की फॉर्म में ही ट्रेवल करती है, जैसे हमारी लाइट वेव्स हो गई, साउंड वेव्स हो गई, है ना। और इसे आप ऊष्मीय ऊर्जा या फिर हीट एनर्जी भी कह सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और ऊर्जा हमारा एक ऐसा रूप है जो ताप के कारण होता है, तापमान के कारण होता है, टेम्परेचर की वजह से ऊर्जा जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। देखिए ऊर्जा के और भी बहुत से कई कई रूप होते हैं, जैसे ऊष्मा का प्रवाह होना। मतलब ऊष्मा का प्रवाह होना ऊर्जा का ही एक रूप है, एनर्जी का एक रूप है। और किसी पदार्थ के गर्म होने या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है वह उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। मतलब अगर कोई आपके पास कंटेनर है वो गर्म है, तो उसकी जो गर्मी है, उसकी जो ऊर्जा है, दैट इज ऊष्मीय ऊर्जा, या फिर आप कह सकते हैं ऊष्मा कहलाती है। तो हमें पता चल गया कि ऊष्मा होती क्या है। ऊष्मा को हम हीट के नाम से जानते हैं, हीट एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये ताप के कारण प्रेजेंट होती है किसी भी बॉडी में, है ना, किसी भी पिंड में। और इसका एसआई मात्रक हमारे पास क्या है, इसका एसआई मात्रक हम जान चुके हैं, इसका एसआई मात्रक है जूल। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि चुंबकीय अभिवाह जो हमारा होता है ना, चुंबकीय अभिवाह, इसका एसआई मात्रक होता है वेबर। ठीक। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है फैरड। ओके, ये दोनों मैंने आपको इसलिए बता दिए क्योंकि ये हमारे लास्ट टू लास्ट एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष, क्या पूरे साल लाइट आती रहती है ऐसे बोलते हैं क्या प्रकाश वर्ष? नहीं नहीं नहीं, प्रकाश वर्ष हमने कल पढ़ा था, रिवाइज करिए, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष किसे बोलते हैं, मेरा कंफ्यूजन कोई दूर कर दो, किसे बोलते हैं, किससे संबंधित है, मैं बताती हूँ। ये क्या ऊर्जा से संबंधित है, दूरी, गति, समय, किससे संबंधित है भैया? तो प्रकाश वर्ष हमारा होता है दूरी से संबंधित। अब ये आपको बड़ी जल्दी से समझ में आ जाएगा कि ये दूरी से संबंधित क्यों है। सुनने में तो लगता है साल, साल का मतलब होता है दिन, मतलब जो दिन हम जीते हैं, जिन दिनों में हम रहते हैं, खुश रहते हैं, दुखी रहते हैं, कुछ भी रह सकते हैं, पर नहीं, यहाँ प्रकाश वर्ष होता है हमारा दूरी। अब प्रकाश वर्ष बेसिकली क्या होता है, थोड़ा पढ़ाई के तरफ आ जाते हैं, मजाक बहुत हो गई। देखिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय की जाती है ना, उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है मेरे दोस्तों, दूरी ट्रेवल की जाती है, दूरी चली जाती है, दैट इज प्रकाश वर्ष, जिसे हम लाइट ईयर के नाम से भी जानते हैं। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। क्लियर? देखिए जो हमारी आकाश गंगा है ना, इस आकाश गंगा के बीच की जो दूरी है, इससे हजारों प्रकाश वर्ष में मापा गया है। आप समझिए, मतलब लाइट हम तक डेली कितनी ज्यादा दूरी ट्रेवल कर कर आती है ना, कितनी ज्यादा स्पीड से चल के आती है, कुछ सेकंड में हम तक आ जाती है। कितना नेचर हमारा अनप्रिडिक्टेबल है, ये आपको ये पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि हमारी जो आकाश गंगा है, हमारी जो आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हजारों प्रकाश वर्ष से मापा गया है। हमारा जो प्रकाश है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यात्रा करता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सब बताती जा रही हूँ, एक एक की पॉइंट बताती जा रही हूँ, उसके बाद भी गलत करके आए ना आप, तो फिर अच्छा नहीं होगा, है ना। कुछ और तो मैं कह नहीं सकती। तो अच्छे से सुनिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्रकाश वर्ष होता क्या है, प्रकाश वर्ष की एसआई यूनिट क्या होती है। हमने बात कर ली कि जो हमारी आकाश गंगा होती है उसके जो बीच की जितनी भी दूरी होती है ना, हजारों प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। और हमारा प्रकाश किस स्पीड से चलता है वो भी हमने बात कर ली, मीटर पर सेकंड की फॉर्म में बात कर ली, किलोमीटर पर सेकंड की फॉर्म में भी बात कर ली मेरे दोस्तों। ठीक। हमारा एक प्रकाश वर्ष, 1 लाइट वेव, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर। ओ गॉड, सच अ ह्यूज वन। वन प्रकाश वर्ष पूछा जाता है, पूछा ही जाता है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1 लाइट ईयर कितने किलोमीटर के बराबर होता है, या 1 लाइट ईयर को कन्वर्ट करिए किलोमीटर में। तो आप कहेंगे भाई हमें तो याद है, रटा हुआ है, हमारी प्रज्ञा मैम ने याद कराया था क्या, कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। 1 पार्सिक, देखिए पार्सिक भी एक यूनिट है प्रकाश वर्ष की, तो 1 पार्सिक इज इक्वल्स टू 3.26 प्रकाश वर्ष।
ओके, अब देखिए जब हमने यहाँ पे प्रकाश की बात कर ली ना, लाइट वेव्स की बात कर ली, तो मैं यहाँ आपको ध्वनि के बारे में भी, साउंड वेव्स के बारे में भी एक बात बता दूं, जो कि हमने पहले भी की थी, याद दिला दूं दोबारा, कि ध्वनि भी जो है हमारी, वो ठोस पदार्थों में ध्वनि तीव्र गति से यात्रा करती है। पूछा जाता है कि अगर आपकी ध्वनि है, आपकी साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, तो मैंने उनको गिलास में भरे पानी के वाया, पानी के थ्रू ट्रेवल कराया, या फिर लोहे के टुकड़े के थ्रू ट्रेवल कराया, तो किसमें से ज्यादा साउंड निकलेगी, साउंड वेव्स किसमें ज्यादा जल्दी ट्रेवल करेंगी? तो साउंड वेव्स जल्दी ट्रेवल करेंगी ठोस पदार्थ में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सभी को। और गति क्या होती है किसी भी चीज की? गति 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 कर ही रहना, सवाल में बता देते हैं दोबारा, कि किसी वस्तु द्वारा जो दूरी तय की जाती है, या किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में परिवर्तन की दर, मतलब किसी वस्तु द्वारा जो दूरी तय की जाती है, उसमें जो परिवर्तन की दर होती है ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये एक अदिश राशि होती है। इसे हम क्या कहते हैं? गति। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? गति, स्पीड। नेक्स्ट आते हैं, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है। अब मेरे दोस्तों, मुझे ये बता दो कि विद्युत धारा होती क्या है। तो विद्युत धारा का तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हमारा होता है ना, ये भी बेचारा यही पूछ रहा है, देखो लाइट बल्ब लगा के बैठा है सर पे अपने, इससे तो बता दो कम से कम। विद्युत धारा से तात्पर्य बस इतना सा है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हमारा होता है ना, इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बिजली के प्रवाह और सर्किट के माध्यम से जो बहने वाली बिजली की मात्रा होती है ना, इसे आप विद्युत धारा कहते हैं। समझे? मतलब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसमें लाइट कितनी प्रवाह कर रही है, बिजली कितनी प्रवाह कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी, आई मीन नॉट लाइट, इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रवाह कर रही है, कितनी ट्रेवल कर रही है इस सर्किट में, इस सर्किट के माध्यम से कितनी इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, चल रही है, मूव कर रही है, इसे हम कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम एम्पेयर में मापते हैं। इसका मापक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है? एम्पेयर, कैपिटल ए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इसे विद्युत धारा को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे मैंने हिंदी में बता दिया, दोबारा बता देती हूँ कि एन इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू अ वायर और अ सर्किट। ओके, नेक्स्ट मैं आती हूँ एक और पॉइंट पे। यहाँ हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ना हमारा, हमारी विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है, ये बात कर ली। इसमें कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बता देती हूँ कि कैंडला, ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक होती है। क्या होती है? कैंडला। केल्विन एसआई मात्रक होती है तापमान की। मैं दोबारा बता रही हूँ दोनों, ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट आती है मोल। मोल एसआई मात्रक होती है पदार्थ, इसका प्रतीक मोल होता है, जो मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर? 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर? तो देखिए ये सब क्या है, ये सब लेंथ को, लंबाई को मापने की यूनिट्स है, इकाइयां हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं। 1 मीटर हमारे पास होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब 1000 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, तो हमारा 1 माइक्रोन या फिर 1 माइक्रोमीटर हो गया 10⁻⁻⁶मीटर, मतलब 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। यूनिट्स बदलती जा रही हैं, देखते जाइएगा, घबरा मत जाइएगा मैडम क्या लिखी चली जा रही हैं, ये पागल हो गई। नहीं नहीं नहीं, 10⁻⁻�6 मीटर या फिर 10⁻⁴ सेंटीमीटर या फिर 10⁻⁻3 मिलीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइक्रोन होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 इज आर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, किताब चल के आ गई आपके पास, अब तो पढ़ लीजिए, सुन लीजिए हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? पहले तो मेरे दोस्तों मुझे इतना सा बता दो कि दीप्त तीव्रता होती क्या है। दीप्त तीव्रता होती क्या है? पता है? नहीं पता है? ये आपका आज क्वेश्चन ऑफ द डे है कि दीप्त तीव्रता होती क्या है, इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं।
तो ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि ऐसा यूनिट क्या होती है तीव्रता की? लैम्बर्ट होती है, जूल होती है, कैंडला होती है, या फिर एम्पियर होती है? तो हमारे पास यहाँ सही जवाब है कैंडला। कैंडला जिसका प्रतीक होता है CD। और किसी भी आपको कोई दिशा दी गई है, एक दी गई दिशा में जो चमकदार तीव्रता की SI इकाई है, मतलब अगर किसी डायरेक्शन में चमकदार तीव्रता, मतलब कोई चमकदार वेव्स ट्रेवल कर रही हैं किसी तीव्रता से, किसी स्पीड से, तो इससे हम क्या कहते हैं? दीप्त तीव्रता। थोड़ा और इसमें अच्छे से डिस्कशन करिएगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करिएगा कि दीप्त तीव्रता होती क्या है। मैंने बेसिकली समझा दिया ताकि ऐसा ना हो कि हमें पता ही नहीं साहब कि किसके SI यूनिट की बात कर रहे हैं। देखिए, दीप्त तीव्रता 1 कैंडला होती है, जो कि 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज के बराबर होती है मेरे दोस्त। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितना भी मैं आपको यहाँ यूनिट से कन्वर्जन्स बता रही हूँ ना, आई स्वेर इनमें से आपके अगर यूनिट्स कन्वर्जन्स ना फंसे, ठीक है, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है हमारे सेशन का। जितने भी टफेस्ट कन्वर्जन्स हैं, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, मैं वो आप सभी को साइड बाय साइड बताती जा रही हूँ, क्वेश्चंस के साथ में बताती जा रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि कल को पेपर आया सोचें प्रज्ञा मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं। प्रज्ञा मैम जो पढ़ाएंगी पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे हमारा क्या पूछ रहा है कि कोणीय संवेग के लिए आयामी सूत्र निम्न में से कौन सा है? मेरे दोस्तों, इतना बता दो कि आयामी सूत्र क्या होता है। कल हमने पढ़ा था ना, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वही होता है हमारा, उसे ही हम कहते हैं आयामी सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। घबरा मत जाना, कल को पढ़ के आयामी सूत्र बता दो भाई, हमें तो पता ही नहीं आयामी सूत्र क्या होता है, कैसे बताएं? मैम ने पढ़ाया ही नहीं, मैम ने पढ़ाया है, आपको याद रखना होगा। कोणीय संवेग का आयामी सूत्र क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, संवेग हमारा होता है मोमेंटम, तो कोणीय संवेग एक होता है हमारा लीनियर मोमेंटम, और एक होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो मेरे दोस्तों। अब एक एक तो बढ़ के मैं आपको नहीं बता रही, टाइम क्यों वेस्ट करूं मैं आपका। यहाँ पे देख लेते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट वाला क्या है। दैट इज m⁻1 L2 T⁻⁻1 ब्रैकेट क्लोज। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको पूरा डिराइव करके दिखाती हूँ। डेरिवेशन करते हैं, चलिए इसका निकालते हैं क्या होता है। देखिए, कोणीय संवेग हमारा यह रैखिक संवेग के घूर्णी समक्ष होता है, आप सभी को पता है। मतलब देयरफॉर L इज इक्वल्स टू, ठीक है, दोबारा लिख देती हूँ, L इज इक्वल्स टू, मतलब L हो गया हमारा R इंटू पी के बराबर। अब देखिए L क्या है, L है हमारा कोणीय संवेग, ये है हमारा जड़ तत्व था घुड़, और ये आ गया हमारा कोणीय संवेग, ये लीनियर संवेग, ये आ गया कोणीय संवेग, ठीक है। तो यहाँ हमारा R हो गई दूरी, P हो गया रैखिक संवेग। अब हमारी फॉर्मूला लास्ट में आया था L इज इक्वल्स टू R इंटू पी। R का हमारे पास क्या होता है, R क्या है हमारा दूरी, तो R का आयामी सूत्र है ब्रैकेट L, और P होता है हमारा क्या, P होता है रैखिक संवेग मोमेंटम, इसका हमारे पास होता है mn⁻⁻1। तो हमारे पास बना m⁻1 L⁻2, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे ना, ये वाला L और ये वाला L, और T⁻⁻1। मतलब कोणीय संवेग जिसे हम, देखिए L नहीं होता है, थोड़ा सा घुमा हुआ सा होता है, ऐसा मैं लिख रही हूँ तो इसे L मत पढ़ लीजिएगा, कहेंगे मैडम लेंथ हो गया। ये थोड़ा घुमा हुआ सा होता है, एंगल की फॉर्म में होता है। तो इसका आयामी सूत्र हमारे पास हो गया mL2T⁻1। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई, यूनिट जो कि कांस्टेंट रहती है, यूनिट बदल सकती है, मेजरमेंट नहीं बदलती है, ऐसा यूनिट क्या होता है हम बात कर चुकी हैं। और ये मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया ताकि मैं आपको रिवाइज करा सकूं कि इस SI यूनिट के माध्यम से हमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स मिली थी। केजी थी, मीटर थी, सेकंड थी, एम्पेयर थी, केल्विन थी, मोल थी, और कैंडला। क्लियर है। चलिए आते हैं अपनी क्वेश्चन पे दोबारा वापस। क्या पूछ रहा है हमसे, इकाई क्या होता है। क्या इकाई माप की विधि है? अज्ञात मात्रा जिसके संबंध में कुछ मापा जाता है, क्या वो इकाई है? माप की मात्रा इकाई है।
अज्ञात मात्रा इकाई है जिसे मापा जाता है। तो यहाँ हमारा सही जवाब है अज्ञात मात्रा जिसके संबंध में कुछ मापा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इकाई। देखिए ऐसा क्यों है, ये चारों ऑप्शन थोड़े जो मतलब हमें ना मिलते जुलते से लग रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ कंफ्यूजन लाजमी है, पर ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी भौतिक राशि है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो उस भौतिक राशि की ना एक निश्चित मात्रा होती है, और इस निश्चित मात्रा को हम जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसमें हम कोई ना कोई नियम लगाते हैं, ठीक है, कोई ना कोई तरीके से उसे कैलकुलेट करते ही है ना। तो जब इस भौतिक राशि को हम माप लेते हैं, तब तक ये हमारे पास अज्ञात रहता है, नोन नहीं रहता, अननोन रहता है, हमें पता तो होता नहीं कितना निकल कर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इकाई एक अज्ञात मात्रा होती है जिसके संबंध में हम कुछ मापते हैं, तब हम एग्जैक्ट बता पाते हैं कि क्या यूनिट हम इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या निकाल पाए। समझ में आ गया? नेक्स्ट, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूर्य भी कितना खुश है भाई, सेल्फी लेना, फोटो खिंचवाना किसे नहीं पसंद, आपको हमको तो इतना पसंद है ना, सूर्य को भी तो पसंद होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए, सूर्य की फोटो खींचने के लिए, खींच मेरी फोटो करने के लिए सूर्य के साथ किस उपकरण को इस्तेमाल में लाया जाता है? तो हो बड़े टफ है सुनने में, पर हम आपको इजिली याद करा देंगे। चार ऑप्शन हमारे पास है। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, सोनार सिस्टम यूज होता है, साइक्लोट्रॉन यूज होता है, या फिर सिस्मोग्राफ यूज होता है। तो हमारे पास यहाँ सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए हमारे खगोल विज्ञान में ना इसे स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ को इस्तेमाल, ऐसा एक उपकरण है जिससे इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रकाश से जितनी भी हमारी तरंग निकल रही है ना, जितनी भी तरंग निकल रही है, उस तरंगों को इस्तेमाल करके सूरज की एक फोटोग्राफिक छवि, फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक इमेज बनाई जा सके। ठीक है, ये हमारी एक मोनोक्रोमैटिक छवि होती है, इस मोनोक्रोमैटिक छवि को कैप्चर किया जाता है। देखिए मोनोक्रोम का क्या मतलब होता है, मोनोक्रोमैटिक शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? आमतौर पर जब भी काले या फिर सफेद या फिर मतलब कोई भी अदर ऐसा बेसिक कलर इस्तेमाल किया जाता है ना किसी भी चीज की इमेज निकालने के लिए, मतलब मल्टी कलर इस्तेमाल नहीं हो रहे, मोनोक्रोम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तब ऐसे में उस फोटो खींचने के जो तरीका होता है, उस फोटो खींचने की पद्धति, सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मोनोक्रोमैटिक सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। किलोवाट पर घंटा, किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसका? ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का। तो यहाँ सही जवाब है हमारा किलोवाट आवर्स। ओ माय गॉड, किलोवाट आवर हमारा किसका यूनिट है? दैट्स द यूनिट ऑफ ऊर्जा। ऊर्जा की यूनिट होती है किलोवाट आवर्स। ऊर्जा मैं आपको बता चुकी हूँ, कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा। अब देखिए, चाहे वह गतिज ऊर्जा हो, तापीय ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, रासायनिक ऊर्जा हो, परमाणु ऊर्जा हो, या फिर किसी और प्रकार की ऊर्जा जो कि किसी शरीर में मौजूद हो, ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे आगे के चैप्टर्स में, जैसे हो गई हमारी प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या फिर गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, या फिर गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या फिर परमाणु ऊर्जा। ये तो मैंने टाइप्स बता दी कि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली ऊर्जा होती क्या है, कितनी कितनी प्रकार की ऊर्जा होती है। अब यहाँ हमारे पास पूछा गया था कि किलोवाट आवर किसकी एसआई, मतलब किसकी यूनिट है, नॉट एसआई यूनिट, किसकी यूनिट है? तो 1 किलोवाट आवर जो है हमारी ऊर्जा की यूनिट होती है, ऊर्जा को प्रतिनिधित्व करता है ये। और 1 किलोवाट आवर हमारा होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। और बल की इकाई हमारे पास होती है न्यूटन, हम सभी को पता है। संवेग बल की इकाई होती है न्यूटन, संवेग की इकाई होती है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और विद्युत शक्ति, शक्ति की इकाई हमारे पास होती है वॉट, वॉट, डब्ल्यू। क्लियर? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्म, किसका यूनिट? थर्म, थर्मामीटर, टेम्परेचर, बुखार चढ़ गया, गर्मी आ गई, तो थर्म हमारा किसका यूनिट हुआ? शक्ति का, ऊष्मा का, प्रकाश का, दूरी का। इतना सब सुनने के बाद भी नहीं बता पाओगे क्या दोस्तों? थर्म हमारा यूनिट हो गया किसका? थर्म हो गया हमारा यूनिट हीट का, ऊष्मा का। क्लियर? अब
ऊष्मा हीट क्या होती है दोबारा बता देती हूँ, पहले भी बताया था, रिवाइज कर लेते हैं, नॉट एन इश्यू। ऊर्जा हमारा एक ऐसा, ऊर्जा का एक ऐसा रूप होता है ना ऊष्मा, जो ताप के कारण होता है। अगर टेम्परेचर है, तापमान है, ताप है, तो उसके कारण जो एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी उस को हम कहते हैं ऊष्मा, हीट। देखिए ऊर्जा के कई कई रूप होते हैं, जिसमें ऊष्मा का भी ऊर्जा का ही रूप है। और कोई भी पदार्थ जब गर्म होता है या ठंडा होता है, तो इसके गर्म या ठंडे होने के कारण में भी जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम ऊष्मा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारे पास जूल। थर्म तो इसकी एक यूनिट है, अदर यूनिट है, बट इसकी ऐसा यूनिट आपसे कोई पूछ ली जाए तो ऐसा यूनिट होती है आपकी जूल। अब देखिए, मैं इसमें एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगी कि थर्म, थर्म जिसे हम शो करते हैं, थर्म जिसका सिंबल है THM, स्मॉल THM, ये हमारी ऊष्मा ऊर्जा की एक गैर एसआई यूनिट है। ये एसआई यूनिट तो होती नहीं है ना। और ये कितने ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर है? तो एक थर्म 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होती है। ये पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि 1 थर्म कितने ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स के बराबर होती है? 1 लाख, 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पास्कल इकाई है, उसको पढ़ लो भाई, पढ़ लो, कितना है पढ़ने को। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब, प्रेशर की, वर्षा की, या फिर तापमान की? तो किसकी है? दाब की। प्रेशर की हमारी एसआई यूनिट क्या होती है मेरे दोस्तों? प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। ये हम चल रहे हैं हमारे 18th क्वेश्चन पे। दाब की एसआई यूनिट हमारे पास होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पास्कल। कभी पास्कल की जगह लिख दे, एसआई यूनिट पूछ ले और आपसे ऑप्शन में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर लिख दे, तो भाई घबरा मत जाना। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को शॉर्ट में कहा जाता है पास्कल। और इसका सिंबलाइजेशन कैसे किया जाता है? इसका सिंबल होता है PA, कैपिटल P स्मॉल a। क्लियर? नेक्स्ट, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? प्रेशर, प्रेशर। तो वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? बार, नॉट, जूल, ओम। ओम, जिसे हम ऐसे शो करते हैं, सिंबल होता है ये ओम का, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए, वायुमंडलीय दबाव की इकाई हमारे पास क्या है? पहले मैं बता दूं कि वायुमंडलीय दबाव होता क्या है, जान तो लो भाइयों, होता क्या है, उसके बाद तो समझोगे ना कि होता क्या है इकाई इसकी। तो वायुमंडलीय दबाव, पृथ्वी के वायुमंडल में वायु के अणुओं द्वारा अगर किसी सतह पर कोई बल लगाया जाता है ना, तो उस बल को हम कहते हैं वायुमंडलीय दबाव। अब इसमें जो है, आप इसे वायु के दबाव भी कह सकते हैं, या फिर इसे बैरोमीटर के दबाव के रूप में भी जाना जाता है। तो आप इसे किस नाम से जाना जाते हैं? बैरोमीटर के दबाव या फिर वायु दबाव के नाम से भी जाना जाता है। किसे? वायुमंडलीय दबाव को। अब दाब होता क्या है? दाब जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्रेशर, प्रेशर। देखिए, किसी सतह पर, मतलब ये मेरे पास एक सतह है, एक सरफेस है, इस सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है, ये एरिया है इसका, इस सरफेस पर जितना भी फोर्स लग रहा है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इस पर डायरेक्शनल साइन लगाया जाता है ऊपर। तो किसी सतह की इकाई पर, मतलब यूनिट एरिया पर, यूनिट एरिया पर, इकाई क्षेत्रफल पर जो भी बल लगता है, अभिलंब बल लगता है, इसे हम प्रेशर कहते हैं। और इसे हम किस में मापते हैं? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर बार में मापा जाता है प्रेशर। नेक्स्ट, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल में कितना लीटर तेल होता है? अगर आपके पास एक बैरल में दे दूं और कह दूं भाई लो, तो आप कितना इसमें कहेंगे कि कितना लीटर तेल प्रेजेंट होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। तो यहाँ हमारा सही जवाब है 159 लीटर। अब देखिए, बैरल, बैरल मतलब यहाँ पे बात हो रही है तेल के आयतन की, वॉल्यूम की। तो आयतन माप की एक इकाई होती है बैरल। अब एक बैरल तेल कितना हो गया? 159 लीटर, लगभग 159 लीटर के बराबर। और अगर आप एसआई यूनिट जाने कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हिसाब से, एसआई यूनिट के हिसाब से
SI सिस्टम के हिसाब से आयतन का माप क्या होता है? आयतन माप की इकाई होता है मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है हमारे पास? मीटर क्यूब। और ऐसे अगर आप किसी बैरल की, तेल के बैरल की बात करेंगे तो यहाँ हम बात करेंगे लीटर में 159 लीटर। इसकी और भी इकाइयां होती हैं, जैसे हो गई हमारे पास लीटर, ऑन्स, गैलन, ये सब वॉल्यूम की यूनिट्स हैं, वॉल्यूम को मेजर करने की यूनिट्स होती हैं, लीटर, ऑन्स या फिर गैलन। क्लियर है इतना? देखिए मैं इसमें एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगी कि आपसे अगर कभी ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि मीटर क्यूब ही क्यों लिखा गया, तो मीटर क्यूब इसलिए लिखा गया क्योंकि ये कहलाता है घन मीटर। किसी भी चीज में अगर आप लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो लेंथ होती है हमारी वन डायरेक्शनल, तो इसमें आप एक एल ले लेते हैं। एरिया होता है एल का स्क्वायर, लेकिन वॉल्यूम तीनों तरफ से प्रेशर लगा रहा है ना, ऑल थ्री साइड्स, तो इसलिए होता है ये हमारा एल का क्यूब, लेंथ का क्यूब, दैट इज मीटर क्यूब। नेक्स्ट आते हैं, लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई मापी जा सकती है, एक पेन की लंबाई आप माप सकते हैं ना, तो अब हमें बताना है यहाँ पे कि लंबाई की न्यूनतम इकाई, सबसे छोटी मिनिमम इकाई क्या है लंबाई की, लेंथ की, तो क्या वो माइक्रोन है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है या फिर फर्मी मीटर है? तो लंबाई की मिनिमम इकाई, मिनिमम यूनिट हमारे पास क्या है? लंबाई की मिनिमम यूनिट है हमारे पास फर्मी मीटर। ठीक है, फर्मी मीटर। इसके अलावा देखिए नैनोमीटर भी एक बहुत छोटी इकाई होती है लंबाई की, जिसे आप कहते हैं 10⁻⁹, मतलब 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सनस्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को या फिर पौधों के ताप को? तो इसे सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है पायर हिलियोमीटर। अब इसे आप कैसे याद रखेंगे कि इसी इसी मापक यंत्र को इस्तेमाल में लाते हैं? मैं इसमें आपको एक थोड़ा सा फनी जरूर है, बट यहाँ आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि अगर आपको सोलर रेडिएशन मापनी है, सोलर रेडिएशन मापनी साहब मुझे सूरज की, तो मैं क्या करूंगी कि मैं सूरज को एक जगह दूसरी जगह पर हिलाकर रख दूंगी, सूरज को हाथ में उठाऊंगी, हिलाऊंगी, शेक करके रख दूंगी दूसरी जगह। तो यहाँ मेरे क्या याद हो गया मुझे कि अगर मुझे सोलर रेडिएशन कैलकुलेट करनी है ना, तो मैं सूरज को शेक करके रख दूंगी। तो यहाँ मेरे पास क्या हो गया? पायरहिलियोमीटर, सही जवाब। ठीक है, पायरहिलियोमीटर देखिए कैसा उपकरण होता है जो कि सीधे जो हमारी सूरज से जितनी भी आने वाली सौर विकिरण होती है, सोलर रेडिएशन होती है, उन सभी को कैलकुलेट करता है। और इसकी एसआई इकाई क्या होती है? हिलियोमीटर। जिस एसआई इकाई में काम करता है, हमारी सोलर रेडिएशन जिस एसआई इकाई में काम करती हैं, वो होती है हमारी वॉट पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं वॉट प्रति वर्ग मीटर। ठीक, देखिए पहले टाइम पे या परंपरागत तरीके से अगर आप बात कर लें कि पायल हेडियोमीटर को किस लिए इस्तेमाल में लाया जाता था, तो जलवायु के अनुसंधान या फिर मौसम की निगरानी के लिए वगैरह के लिए भी इस इस्तेमाल में लाया जाता था। देखिए दोस्तों, विकिरण क्या होता है, रेडिएशन क्या होती है? ये एक ऐसी ऊर्जा होती है जो किसी स्रोत से आती है और प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती है, मतलब लाइट की स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती हैं रेडिएशंस, सोलर रेडिएशन, जिन्हें हम कहते हैं विकिरण। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किस की माप की जाती है? वायु के दाब की, गैस का दाब, द्रवों का घनत्व या तेल का दबाव या तेल का दाब। तो गैसों के दाब को, अगर गैसों द्वारा, गैस द्वारा लगाया गया प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? मैनोमीटर। प्रेशर क्या होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अब मैनोमीटर कैसा उपकरण है मैं आपको बता दूं, तो मैनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसे आप दाब को माप करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। दाब, दाब कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, किसके द्वारा? गैसों द्वारा जो दाब लगाया जाता है, हर किसी चीज का दाब नहीं, गैसों का दाब। और अगर यहाँ पे मैं आपको इतना बताऊं, एक पॉइंट और ऐड कर दूं, तो गुस्सा ना हो जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भार मापना, मतलब जो हम भार का जो पैमाना होता है ना, वेइंग का जो पैमाना होता है, उसे मापने के लिए भी उपयोग में कौन सा क्या लाया जाता है? भार पैमाना, जिसे हम कहते हैं
इंग्लिश में विंड मशीन। ठीक है। चाल को मापने के लिए क्या इस्तेमाल में लाया जाता है? स्पीडोमीटर। नाम से ही पता चल रहा है, स्पीड, चाल मापने के लिए। बल को मापने के लिए आप इस्तेमाल में लाते हैं बल मापी। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, निम्न तापमान किसके द्वारा नापा जाता है? सबसे कम तापमान किसके द्वारा नापा जाता है? अल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर या फिर निम्नतम पठन थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ सही जवाब अभी जान लेते हैं। यहाँ हमारे पास सही जवाब है दोस्तों, अल्कोहल थर्मामीटर। निम्न तापमान, कम तापमान, बहुत ही कम तापमान किसके द्वारा आप माप सकते हैं? आप माप सकते हैं अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। देखिए अल्कोहल थर्मामीटर क्या होता है हमारा, मतलब इसमें ना एक ग्लास कोशिका होती है, ग्लास कोशिका ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब होती है, और इसमें जो है डिग्री सेल्सियस बने हुए होते हैं एक साइड, और एक साइड फॉरेनहाइट बने होते हैं। मतलब समझ लीजिए ये आपका थर्मामीटर है। भैया मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, सो प्लीज डोंट गेट अफेंडेड। एक साइड यहाँ पे आपका डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है टेम्परेचर, एक साइड आपका आपका फॉरेनहाइट में दिया गया है टेम्परेचर, फॉरेनहाइट में दिया गया है टेम्परेचर। तो इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है, पारा नहीं भरा हुआ होता, इसमें अल्कोहल भरा हुआ होता है, इस वाले एरिया में अल्कोहल भरा हुआ होगा। और जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती जाएगी ना, ये अल्कोहल आपका फैलता जाएगा, और तापमान के संग संग या तो फैलता जाएगा या सिकुड़ता जाएगा। इसे इसीलिए कहा जाता है अल्कोहल थर्मामीटर, इसे अल्कोहल थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापते हैं? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या फिर जल की मात्रा। तो क्यूसेक में हम मापते हैं जल का बहाव, मतलब जल किस स्पीड से बह रहा है, तो ये मापा जाता है, या कितना बह रहा है ये मापा जाता है क्यूसेक को इस्तेमाल करके। मतलब प्रवाह दर क्या है जल की, जल की प्रवाह दर क्या है, तो इसे मापने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं क्यूसेक। क्यूसेक का पूरा नाम होता है दोस्तों क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। क्यूबिक फीट प्रति सेकंड नाम होता है किसका? क्यूसेक का। क्यूसेक इसे शॉर्ट में कहा जाता है। अब प्रवाह दर से क्या तात्पर्य है? जब भी कोई तरल पदार्थ हमारे पास होता है ना, तो प्रवाह दर क्या होता है? तरल पदार्थ की वो मात्रा होती है जो पर यूनिट टाइम पर प्रवाह कर रही है, पर यूनिट टाइम के हिसाब से बह रही है। मतलब 1 क्यूसेक हो गया हमारा 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, या फिर शोर की मापन में, शोर मापने में। ये हमारे पास सही जवाब है ओजोन परत की मोटाई मापने में। डॉप्सन इकाई का प्रयोग आप कब करते हैं? जब आपको ओजोन की जो लेयर है, हमारी ओजोन लेयर है, इसकी मोटाई मापनी होती है। ठीक है। डॉप्सन हमारा वायुमंडल में जो ओजोन है इसके मापन की एक इकाई होती है। और ओजोन की एकाग्रता को मापने के लिए आप डॉप्सन यूनिट, जो सबसे ज्यादा साधारण यूनिट होती है, मतलब ओजोन की कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? डॉप्सन यूनिट इस्तेमाल करेंगे। सबसे ज्यादा बेसिक यूनिट है अगर आप ओजोन के लिए भी यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे हमारा पूछ रहा है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मानिए आप गए और आपने जाके 5 का सिक्का एक महासागर में डुबा दिया। अब उस सिक्के की पोजीशन आप किस मापक यंत्र को यूज करके मापेंगे? तो ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या फिर सोनार। तो यहाँ पे हमारे पास सही जवाब आ गया सोनार। सोनार सिस्टम, सोनार सिस्टम ये हमने कल भी पढ़ा था। सोनार सिस्टम क्या होता है? देखिए जो भी हमारी जलमग्न वस्तुएं होती है ना, इन सभी जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए अगर कोई सिस्टम उपयोग में लाया जाता है, तो उस उपयोग वाले लाए जाने वाले सिस्टम को हम कहते हैं सोनार सिस्टम। पानी के नीचे जब भी कोई वस्तु है ना, उस वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार सिस्टम का प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सोनार सिस्टम की फुल फॉर्म होती है साउंड साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। ठीक है। साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का एक संक्षिप्त नाम आप कह सकते हैं, संक्षिप्त रूप, शॉर्ट नेम कह सकते हैं सोनार। ठीक।
अब सोनार के साथ साथ एक पॉइंट मैं आपको और समझा दूं यहीं पे, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि रडार क्या होता है। देखिए, रडार क्या होता है, रडार हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है ना, जिसमें आप रेडियो तरंगे जितनी भी है ना, रेडियो तरंगों को उपयोग वस्तुओं की सीमा, कोड या फिर वेग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। रडार शब्द सबसे पहले कब दिया गया था? 1940 में अमेरिकन नेवी द्वारा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए संक्षिप्त रूप में इस्तेमाल किया गया था। किसके लिए? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए सन 1940 में इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले। हम यहाँ बात कर रहे थे सोनार की। हमारा सोनार सिस्टम सक्रिय और निष्क्रिय दो टाइप का होता है, सक्रिय और निष्क्रिय। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या फिर ऑडियोमीटर। हमारे पास सही जवाब यहाँ पर है कि ध्वनि की तीव्रता अगर आपको मापनी है तो आप कौन सा मापक यंत्र इस्तेमाल करेंगे? देन यू विल डेफिनेटली बी यूजिंग ऑडियोमीटर। अब देखिए, ऑडियोमीटर एक ऐसा यंत्र है हमारे पास जो कि यह मापता है कि कोई व्यक्ति कुछ ध्वनियों को कितनी अच्छी तरह सुन सकता है, मतलब आपकी ईयर की कैपेसिटी मापता है, इनवाला आप ये कह सकते हो, ईयर की कैपेसिटी टेस्ट करता है। मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग हम किसी भी ध्वनि को कितनी अच्छी तरीके से सुन सकते हैं, ये किसके द्वारा मापा जाता है? ये मापा जाता है ऑडियोमीटर को इस्तेमाल करके। अब जो हमारी ध्वनि है, साउंड वेव्स है, इसे आप कौन सी यूनिट से मापते हैं? इसे हम मापते हैं डेसिबल से। ये हमने पहले भी पढ़ा था, पर मैं रिवाइज करा देती हूँ, डेसिबल से। और इनके द्वारा मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल, जिसका हमारा सिंबल है डी बी, स्मॉल डी कैपिटल बी हमारा सिंबल होता है डेसिमल का। और डेसिमल हमारा, इसका नाम टेलीफोन और ऑडियोमीटर दोनों के जो आविष्कारक थे ना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सम्मान में रखा गया था। उनके सम्मान में इसे नाम दिया गया, इस यूनिट को, डेसिमल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च ताप या फिर घनत्व? भाई ये फिर से कंफ्यूज हो गया, इसे दोबारा बता दो, सॉल्व कर दो, इसका कंफ्यूजन क्लियर कर दो। तो पायरोमीटर हमारा इस्तेमाल में लाया जाता है उच्च ताप के। देखिए, जो अपेक्षाकृत हमारा उच्च तापमान होता है ना, मतलब रिस्पेक्टिवली आप कह सकते हैं या फिर कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा जो हाई टेम्परेचर होता है, उच्च तापमान होता है, जो कि भट्टियों में होता है, मान ली भट्टी का तापमान है, ऐसे पायरोमीटर के द्वारा इन तापमान को मापन में प्रयोग में लाया जाता है पायरोमीटर। ठीक है, और पायरोमीटर का उपयोग तकरीबन आप 3000 डिग्री सेल्सियस तक के जो हमारी लाल धातुएं होती है ना, इनके तापमान को मापने के लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं। कितने? 3000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी मदद से? पायरोमीटर की मदद से। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए क्लियर था। आज हम अपना सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छे से पढ़िए, कमर कस लीजिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, और हमारी मेहनत को साकार कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपसे ज्यादा खुश, बिलीव और नॉट, हम होंगे, बिकॉज वी द टीम ऑफ बैंकिंग टीम्स इज प्रोवाइडिंग आवर लेवल बेस्ट टू यू गाइस। जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दीजिए, सो दैट हम हमारी लाइव क्लासेस भी शुरू कर सके। जितनी जल्दी हम अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी आपके लिए भी इजी होगा हमसे इंटरेक्ट कर पाना, अपनी क्वेरीज हमसे तुरंत पूछ पाना। कि कोई भी चीज आप सोच लेते ना, मैम से बाद में पूछूंगा या मैम से बाद में पूछूंगी, हो सकता है भूल जाते हो, मिस हो जाता हो आपसे। तो इन सच अ केस, जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर्स, 1000 सब्सक्राइबर्स फुलफिल करवा दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, डू शेयर एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू एवरीवन, साइनिंग ऑफ प्रज्ञा दिस टाइम। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।